Okay, now, now see then in the subject of anatomy, when you will start with the anatomy, आपने सुना होगा जब भी हम किसी सब्जेक्ट में एंटर होते हैं तो पहले उसकी उसकी जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी, हाउ टू एंटर इनटू द सब्जेक्ट, व्हाट द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज़। और ये हमें पहले ही पता है कि जब हम एनाटॉमी में अंदर एंटर हो रहे हैं तो वहाँ पर हमें 3 डिफरेंट फील्ड्स का सामना करना है। एक जिसको कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी मीन्स टॉमी मीन्स द कट, टॉमी को कट कहते हैं। कट मीन्स यू कट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सी देम विथ नेकेड आइज विदाउट यूज ऑफ एनी माइक्रोस्कोप और एनीथिंग, यू कॉल इट द ग्रॉस एनाटॉमी। यानी डाइसेक्शन आप करते हो, जैसे बॉडी टेबल पर है, उसकी स्किन को वॉच किया, उसके स्किन को कट करके आप उसकी फेशिया को देखा, उसको डीपर स्ट्रक्चर्स को, मसल्स को पढ़ा, ये सारी चीज़ें जो आप नेकेड आई से उसको पढ़ते हो, उसका सिंपल ही नाम है ग्रॉस एनाटॉमी। एक सब्जेक्ट तो ये है, और उसके अंदर ज़ाहिर है ग्रॉस एनाटॉमी जब एंटर होंगे तो आपको डिफरेंट सिस्टम्स करने होते हैं। और इस वक्त आपने जैसे यूनिवर्सिटी जैसे ओपन होगी आपकी तो आप स्टार्ट कर लेंगे लोअर लिम्ब, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर आप अपर लिम्ब करोगे। फिर आपको एक ओरिजिन करना होगा, वो होगा थोरैक्स। अब थोरैक्स की एनाटॉमी करने का क्या मकसद है? थोरैक्स की एनाटॉमी करने का मकसद है कि पहले इसकी आप वाल्स पढ़ेंगे, तो थोरेसिक वाल्स, और थोरेसिक वाल्स को पढ़ने के बाद आप उसकी कैविटी को खोलेंगे और वहाँ पढ़ेंगे थोरेसिक कैविटी, और उसमें अंदर इंटर होके फिर उसकी डिफरेंट रीजन्स करेंगे और एक एक करके आर्गन्स निकालेंगे और उनके पार्ट्स पढ़ेंगे। और आर्गन निकाल के आप करेंगे, जैसे हार्ट आपने करना है तो हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स तो देखेंगे ही, लेकिन उस कट करके उसके इंटरनल फीचर्स भी देखेंगे, लेकिन नेकेड आई से। ये पूरा जो पूरा ये आप वे देख रहे हो ना सारा, इसको हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। बड़ा हिस्सा यकीनन ये होता है, मोर देन हाफ जो है आपके टोटल कोर्स इन एनाटॉमी में ये होता है ग्रॉस एनाटॉमी। और इस ग्रॉस एनाटॉमी में क्या होगा? वेरियस रीजन्स। और ऐसा आपने किया, फिर आप सेकेंड ईयर में एंटर हो जाएंगे तो फिर आपको एब्डोमेन करना होगा, फिर आपको पेल्विस एंड पेरिनियम, और उसके बाद हेड एंड नेक, और आखिर में फिर न्यूरो एनाटॉमी। ये टोटल जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्या हैं? ये ग्रॉस एनाटॉमी कहलाएगा। और ग्रॉस एनाटॉमी के बाद एनाटॉमी ख़त्म नहीं होती, एनाटॉमी के फिर 2 फील्ड्स और भी हैं वहाँ पर। एक फील्ड वो है जिसमें आपने वेरियस टिश्यू को देखना है, जिसमें आप यहाँ पर, लेकिन ये जो ग्रॉस एनाटॉमी जहाँ से आप इंटर होगे, ग्रॉस एनाटॉमी जब आप करेंगे तो उस ग्रॉस एनाटॉमी में थोड़ा आगे, अब यहाँ पर हमने क्लास स्टार्ट की है और मैंने यहाँ स्टार्ट किया है द इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमी। इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमी का मकसद है कि इसके ये मैंने देखें आपको 3rd पार्ट है इसका, 2 पार्ट्स मैंने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखे हैं और वो मैं आपको अपलोड करके उसकी मैं लिंक आपको भेज दूंगा। वो क्या है? ये जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि एनाटॉमी में आपको 3 फील्ड्स में जाना है, ये सारी डिस्कशन मैंने उन वीडियोज़ में की हुई है। यानी ये जब आपको दिखा रहा हूँ मैं वीडियो जो अपलोड करेंगे, अब इसको देखना, भले आप पहले ये देख लें, लेकिन बेहतर यही है कि पहले आप वो 2 वीडियो ज़रूर देखें जो मैं जिनकी लिंक आपको भेजने वाला हूँ इसके साथ। तो सीरीज़ के साथ आप उसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा और आपको समझ में भी आएगी। उसमें मैंने एनाटॉमी को डिस्कस किया है कि एनाटॉमी सब्जेक्ट है क्या, व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ एनाटॉमी इज। और जब एनाटॉमी में एंटर हो जाएंगे तो ये जस्ट एनाटॉमी एक तो वो जिसको हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या है? अभी मैंने बताया इनको कि ग्रॉस एनाटॉमी, टॉमी मीन्स यू हैव टू कट द थिंग्स एंड यू सी दीज पार्ट्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को आप कट करके देखेंगे और उसकी स्टडी जब करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा एनाटॉमी। एनाटॉमी जस्ट ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपने चीज़ों को देख लिया, जस्ट ये मॉर्फोलॉजी है। आप उसको कट करके उसके इंटरनल पार्ट्स को आप स्टडी करेंगे विदाउट यूज ऑफ एनी माइक्रोस्कोप और एनीथिंग, विद ग्रॉस विद नेकेड आइज, तो आप उसको कहेंगे ग्रॉस एनाटॉमी, जिसमें आपको सारे रीजन्स करने हैं। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको वेरियस टिश्यू जो है, आपको पता है कि किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में 4 बेसिक टिश्यूज होते हैं। एक टिश्यू वो होता है जिसको हम कहते हैं एपिथेलियम, दूसरा टिश्यू जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स, जिसका बेसिक यूनिट है। और ये 3 में से हटा के अगर कोई चौथा कोई भी टिश्यू आपको नजर आ जाए तो वो कनेक्टिव टिश्यू।
अब इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, अंडर द माइक्रोस्कोप भी देखना है। ये सिर्फ ग्रॉसली ही हमें इस तरीके से ग्रॉसली ही नहीं देखना, विद नेकेड आइज जस्ट ऊपर ऊपर से स्टडी नहीं करनी, या कट करके अंदर से हमें सिर्फ आंखों से ही नहीं देखना, हमें उन टिश्यू को प्रिपेयर करके अंडर द माइक्रोस्कोप भी हमें स्टडी करना है। अगर अंडर द माइक्रोस्कोप आप स्टडी करोगे तो फिर उसका नाम हो जाएगा हिस्टोलॉजी। ये भी एनाटॉमी का हिस्सा है। आपकी टोटल जो एनाटॉमी होती है उसमें कोई 50% यूँ समझ लो कि आपका ग्रॉस एनाटॉमी है, 25% जो है वो हिस्टोलॉजी। आप कहेंगे इससे तो 75% हुआ, तो क्या एनाटॉमी अभी और भी बाकी है? एनाटॉमी अभी और भी बाकी है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग आज आप देख रहे हैं, जिसको आज डायसेक्शन करके आप कट करके उसके वेरियस पार्ट्स पढ़ रहे हो, या फिर उसके टिश्यू निकाल के स्लाइड पर प्रिपेयर करके अंडर द माइक्रोस्कोप उसको वॉच कर रहे हो, उसके अलावा इसी ह्यूमन बीइंग को आपको शुरू से पढ़ना है। इसको शुरू का मकसद है कि उसकी डेवलपमेंट भी देखनी है कि हाउ दिस ह्यूमन बीइंग वाज एक्चुअली फॉर्म्ड। जो इस वक्त है यहाँ से फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन बीइंग एक 18 साल का एक लड़का खड़ा है, उसकी लाइफ को रिवाइंड करो आप। वो 18 से 17, 17 से 16, 15, पहला साल, पहला दिन जब वो डिलीवर हुआ है, और रिवाइंड करो। अब आप कहेंगे पहले दिन से और क्या रिवाइंड करूं? अब उसको रिवाइंड करके उसकी लाइफ को यूट्रस के अंदर डाल दो। अब वो यूट्रस में डेवलप हो रहा है। वो महीना कब वो वहां से डिलीवर हुआ था? 9th मंथ पे। उसको और रिवाइंड करो, 8th मंथ, 7th मंथ, 6th मंथ, 4th मंथ, देन द 3rd, द 2nd, द 1st, पहले मंथ में, चौथा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, दूसरा हफ्ता, पहला हफ्ता, पहला दिन, वहां तक ले जाओ। और उस पहले दिन से उसको आप स्टडी करो। और वो पहला दिन उसका क्या था? वो पहला दिन उसका वो था व्हेन हिज फादर्स स्पर्म एक्चुअली फ्यूज्ड विद हिज मदर्स ओवम, और उससे बन गया था जायगोट। जायगोट वो पहला सेल है जहाँ से उसके सारे सेल डेवलप होकर उन्होंने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलके कोई आर्गन बनाया, आर्गन जुड़ के सिस्टम बने, सारे सिस्टम्स मिलके आज वो बना है। और ये टोटल कितनी दिनों में हुआ है? 9 मंथ्स में। इस पूरी डेवलपमेंट को जो इस यूट्रस के अंदर हुई है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। 25% ऑफ योर टोटल एनाटॉमी इज एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड ग्रॉस एनाटॉमी, ये मिला हो तो ये टोटल बनता है आपका एनाटॉमी का सब्जेक्ट। और इस एनाटॉमी के सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप पढ़ेंगे उसको मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, सब्जेक्ट वाइज, डिसिप्लिन वाइज, और आप पढ़ें भले उसको मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे या किसी भी रीजन में आप अंदर एंटर हो जाओगे, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे वो एनाटॉमी हो, और एनाटॉमी हो तो चाहे ग्रॉस एनाटॉमी हो, चाहे हिस्टोलॉजी हो, चाहे एम्ब्रियोलॉजी हो, आपको सबसे पहले करना होगा उसके जनरल प्रिंसिपल्स। तो इसका मकसद है ग्रॉस एनाटॉमी में जब आप इंटर हो जाएंगे तो आपको करना होगा सबसे पहले जनरल एनाटॉमी, जिसको मुमन आप इंट्रोडक्शन कहते हो, जिसमें कम से कम आप एक महीना लगाते हो, 1.5 मंथ्स और 1 मंथ्स उसमें आप लगाते हो। क्या इसमें स्टडी करते हो? सबसे पहले आप स्टडी करते हो कि ये एनाटॉमी है क्या, उसके कितने पार्ट्स हैं, कितनी फील्ड्स हमें एनाटॉमी में पढ़नी है। उसके साथ आप स्टडी करते हो कि ये ह्यूमन बीइंग जो हम पढ़ते हैं, जो किताब में ह्यूमन बीइंग को लिखा गया है, उसकी एनाटॉमी की पोजीशन क्या है। एनाटॉमी की पोजीशन का मकसद है कि ये नहीं है कि जैसे मैं खड़ा हूँ तो आप देखें ये मेरे जो हैंड हैं, हैंड का ये हिस्सा मुझे आपको फ्रंट से नज़र आ रहा है आपको, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग की ये पोजीशन नहीं है जिस पे किताबें लिखी जाएंगी। ह्यूमन बीइंग की एक खास पोजीशन उसको फिक्स रखी जाएगी, जो दुनिया सारी उसको उस हिसाब से लिखेगी। माने द पर्सन एक्चुअली शुड स्टैंड अपराइट, आर्म्स हैंगिंग बाय द साइड, एंड palms शुड फेस फॉरवर्ड एंड द फेस आल्सो फेस फॉरवर्ड। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरी एनाटॉमी की पोजीशन नहीं है, मेरी एनाटॉमी की पोजीशन ये है। सारे लोग, पूरी दुनिया के लोग इस एनाटॉमी के पोजीशन में किताब लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। और ये तो इसका मकसद है कि मैं अगर कहूँ कि ये जो मेरा पाम है ये एंटीरियरली होता है, फॉरवर्ड होता है, फ्रंट में होता है, तो बात ये दुरुस्त है। ये नहीं है, ये मैंने खुद अपनी मर्जी से किया है, ये एनाटॉमी पोजीशन, ये रेफरेंस पोजीशन नहीं है। तो पोजीशन किस तरीके से होगी, प्लेन्स कैसे होते हैं, जैसे उम्मन आपको ट्रांसवर्स प्लेन कैसे काटेंगे, उम्मन हमें अंदर से जब देखते हैं तो प्लेन्स में काटना ज़रूरी होता है। जैसे आप कैरेट होती है, कैरेट को हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, आपने देखा होगा एनाटॉमी, जैसे आप बॉटनी में करते हो स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन, TSS काटते हैं। आप ट्रांसफर सेक्शन कभी काटना पड़ेगा ताकि उनकी अंदर से हम पूरा व्यू देख सकें। कभी हमें किसी सेक्शन से काटना पड़ता है, उनको बोलते हैं टर्म्स ऑफ प्लेन्स।
ये टर्म्स आपको सीखने होंगे, ये मेरी वीडियो में आपको मिलेगा, जो पहली 2 वीडियोस है। और उसके बाद है टर्म्स ऑफ द पोजीशन। अब बहुत सारे जो टर्म्स ऑफ पोजीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी आई है, ये आपका ईयर है। अब दोनों में से ये नहीं कहेंगे कि ये मिड लाइन के करीब है, जाहिर है आई इज एज कंपेयर टू द ईयर, दोनों को कंपेयर करना जरूरी है। तो दोनों में से जब कंपेयर करेंगे तो आई इज मोर क्लोजर in relation to or in comparison with the ear, eye is more closer to midline and the ear is obviously little further away. तो वो जो आई होगी उसको हम कहेंगे, क्योंकि मिडलाइन के करीब है तो उसको कहेंगे मीडियल, तो उसका नाम हो जाएगा, फिर वो उसकी पोजीशन हो जाएगी लेटरल। तो लेटरल और मीडियल का जो पेयर ऑफ पोजीशन है उसको आप समझें कि उसका रेफरेंस क्या है, मिडलाइन ऑफ द बॉडी। इसको मैंने अगली क्लास में दूसरे नंबर वीडियो में मैंने पूरा समझाया है कि ये सिर्फ मीडियल लेटरल ही नहीं, आपको बहुत सारे टर्म्स के जोड़े मिलेंगे, पेयर्स, जैसे प्रॉक्सिमल डिस्टल, सुपीरियर इंफीरियर, सुपरफिशियल डीप, सेफिलिक एंड कॉडल, इस किस्म के आपको वहाँ पर टर्म्स मिलेंगे कि ये टर्म्स हमें, क्योंकि जब आप इंटर हो जाएंगे एनाटॉमी में, ये आगे चल के जो पूरी एनाटॉमी डिस्कस होगी उसमें ये टर्म्स इस्तेमाल होंगे, इंटीरियर पोस्टीरियर। अब आप ये नहीं कहेंगे फ्रंट एंड बैक, एनाटॉमी में वो टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होंगे। मेरा दूसरा वीडियो जो होगा वो इस चीज़ पे होगा, टर्म्स ऑफ पोजीशन। पहला होगा इंट्रोडक्शन, देन टर्म्स ऑफ पोजीशन, और उसके बाद है टर्म्स ऑफ मूवमेंट। ये पूरी बॉडी में जब आप बात करेंगे जब, तो एट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर इज मूवमेंट। इस मूवमेंट्स की के भी पेयर्स होंगे। जैसे मेरा एल्बो है, मैं इस एल्बो को इस वक्त में बेंड कर रहा हूं। अब मैं ये नहीं कहूंगा आई एम बेंडिंग माई एल्बो, यहां वर्ड इस्तेमाल होगा फ्लेक्शन। और सिर्फ मैं फ्लेक्शन ही नहीं करूंगा, उसको वापस जब लेके जाऊंगा इसका रिवर्स जो होगा, बिकॉज आई एम स्ट्रेटनिंग इट, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई एम स्ट्रेटनिंग माई एल्बो, अब मैं कहूंगा आई एम एक्सटेंडिंग माई एल्बो। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, इसका मकसद है कि टर्म्स ऑफ द पोजीशन एंड मूवमेंट में जो पहला टर्म ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट का जो सेट है वो क्या है, द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब देखो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एल्बो पे हो कैसे रही है, आप देखें यहां से सीना हो। अब यहां पे देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, फ्लेक्शन, इट इज अ बेंडिंग एट द एल्बो, ये एल्बो को बेंड कर रहा है यहां पर। अब ये यहां पे देखेंगे वापस जाएगा, ये एक्सटेंडेड, इससे ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि एल्बो इससे पीछे जाएगी नहीं, तो दिस का एक्सटेंड। ये तो यहां पर हमने एल्बो पे देखा। अब देखें शोल्डर पे सेम मूवमेंट कैसे, ये देख रहे हैं, दिस मूवमेंट इज एक्चुअली द फ्लेक्शन, या ये जो आप करके बैठेंगे इस तरीके से, ये फ्लेक्शन है, ये शोल्डर की फ्लेक्शन है, और ऐसा ही पीछे जाएगा ये, तो ये एक्सटेंशन है। या आप ऐसे करके जैसे आप ये करेंगे तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सटेंशन। तो एल्बो की फ्लेक्शन या शोल्डर की फ्लेक्शन और इसकी एक्सटेंशन जाहिर है डिफरेंट होगी। अब रिस्ट पे आप देखें, स्ट्रेट है, ये एक्सटेंशन, ये क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, फ्लेक्शन, दिस इज फ्लेक्शन। और ये स्ट्रेट किया तो एक्सटेंशन, तो दिस का दी एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इसका मकसद ये हो गया इसका मकसद ये हुआ कि अगर आप अपने 3 लार्ज जॉइंट्स पे अगर मूवमेंट देखना चाहो, तो ये जो आपका शोल्डर है, इस शोल्डर को मैं अगर इस तरीके से ऐसे करूं तो ये मैं फ्लेक्स कर रहा हूं, और इसको मैं यहां ले आऊं तो एक्सटेंड कर रहा हूं, और ये भी ले जाऊं पीछे तक तो भी एक्सटेंड कर रहा हूं। इसका मकसद ये है कि मैं अपनी अगर आर्म्स को अक्रॉस माय बैक ऐसे बांध के ऐसे खड़ा हूं, तो इसका मकसद है कि मेरे शोल्डर्स पर इस वक्त एक्सटेंशन है, और मैं अगर इस तरीके से यहाँ ये कर रहा हूं तो मेरे शोल्डर पर फ्लेक्शन है। और ये तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन बड़ी आसान है कि ये आपने बैंड किया, ये आपने स्ट्रेटन किया, और ऐसा ही सिमिलर थिंग आपके रिस्ट पर भी होगी, ये आपने फ्लेक्स किया और ये आपने एक्सटेंड किया। और ऐसे ही फिर फिंगर्स में भी क्या होगी, ये आप इस वक्त यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, फ्लेक्शन, और ये सीधा किया तो एक्सटेंशन। ये अपर लिम्ब में अपने वेरियस जॉइंट्स पर ये मूवमेंट्स आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, और ऐसी ही मूवमेंट फिर आपके लोअर लिम्ब पे भी होंगी, उसको देखते हैं बाद में। अब देखिए फिंगर्स पर जो मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए फिंगर्स पर क्या कर रहा है, फ्लेक्शन, स्ट्रेट करेगा इस तरीके से तो ये एक्सटेंशन। ये अपर लिम्ब की मूवमेंट्स आपको दिखाई है हमने।
ये देखें, ये फिंगर्स पर है, फ्लेक्स्ड, सीधा कर दो, एक्सटेंड। अब ऐसा ही फिर आप थंब पे भी देख सकते हो। अब देखिए, थंब पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को थोड़ा सा समझना होगा, वो थोड़ी सी ट्रिकी है। थंब ये देख रहे हैं आप, जो ये मूवमेंट आप करते हो, ये मूवमेंट करते हो, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं है। अगर आप अपना पाम सीधा रखें ऐसे, इस पाम पे कोई ये प्लेन दें जो 90 डिग्री पर हो, ऐसे, इस 90 डिग्री पर, इस प्लेन पर जो मूवमेंट करेंगे ना आप ऐसे, उसमें ये सीधा करेंगे तो एक्सटेंशन, और ये लाएंगे तो ये फ्लेक्शन। किस पे? ये मूवमेंट आप कैसे कर रहे हैं? पाम से पैरेलल है कि पाम पर परपेंडिकुलर है? समझ लिए, पाम पर परपेंडिकुलर मूवमेंट है। ये क्या है? एक्सटेंशन, और ये क्या है? फ्लेक्शन। ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं है, ये कोई और मूवमेंट है जिसको आगे चल के देखते हैं। इसका मकसद यह है कि व्हेन योर मूवमेंट ऑफ द थंब विल बी एट अ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द पाम लाइक दिस, then this is called extension, and this is across your palm, this is called the flexion. ये थंब पर बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो आगे चल के आपको अपर लिम्ब में समझ में आएगी, और ये वहां काम आएगी आपको। अब देखें, ये थंब पर इसकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपको करके दिखाएगा। ये देखें, दिस इज फ्लेक्शन नाउ अक्रॉस योर पाम, और इसको सीधा आप करेंगे ना यहाँ पर परपेंडिकुलर टू दी पाम, तो दिस विल बी कॉल्ड एज दी एक्सटेंशन। तो फिर आप उसको एक्सटेंशन कह सकते हो। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज लाइक दिस। ये देखें, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब यही चीजें आप अपने लोअर लिम्ब पे देखें। अब यही आप अपने लोअर लिम्ब पे देखें। अब देखो, आपने अपर लिम्ब पे, शोल्डर पे क्या मूवमेंट देखी थी? ये फ्लेक्शन। यही मूवमेंट जहां शोल्डर पे देखिए, यही मूवमेंट यहां पर आप हिप जॉइंट पे भी देख सकते हो। इस वक्त जो आप बैठे हुए हैं चेयर पर, आप देखें कि इस वक्त आपका हिप जॉइंट जो है ये किस पोजीशन में है? आप इस वक्त यहां ऐसे बैठे हैं। अगर आप खड़े रहते तो ऐसे थे, स्ट्रेट। तो जो मैं खड़ा हूं इस वक्त मेरा हिप जॉइंट किस पोजीशन में है? फ्लेक्शन कि एक्सटेंशन? एक्सटेंशन में है। इस वक्त मैं एक्सटेंशन में हूं। अब आप क्या करें? आप चेयर पे बैठे हैं ऐसे, तो इस वक्त आपका हिप जॉइंट किस पोजीशन में है? ये फ्लेक्शन की पोजीशन में। आप इस वक्त, आपका हिप जॉइंट फ्लेक्शन की पोजीशन में है। मेरा हिप जॉइंट इस वक्त एक्सटेंशन की पोजीशन में है। मैं अगर फॉर एग्जांपल अपने ट्रंक को ऐसे सीधा करके ऐसे बैंड करूं तो मैं ये फ्लेक्स कर रहा हूं, लेकिन सीधा करूं तो मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। अगर मैं से एक्सटेंशन से और पीछे चले जाऊं तो मैं एक तरह से हाइपर एक्सटेंशन कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं एनाटॉमिक पोजीशन में आ जाऊं, फ्रॉम फ्लेक्शन टू दिस यू कॉल देम एक्सटेंशन, बट इफ यू आर गोइंग फर्दर बियॉन्ड दिस यू कॉल देम हाइपर एक्सटेंशन। और हाइपर एक्सटेंशन इतनी अलाउ नहीं है, क्योंकि इतना आप हाइपर एक्सटेंशन करोगे तो आपके स्पाइन जो है वो आपका स्पाइन फ्रैक्चर हो जाएगा या डिसलोकेट हो सकता है। तो नेचर ने उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट। ऐसी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आप अपने नी पे भी कर सकते हो, वो तो सिंपल है बिल्कुल, ऐसे ही जैसे एल्बो पे है, क्योंकि एल्बो इज इक्वल टू नी जॉइंट हियर। तो यहाँ नी जॉइंट में आप करेंगे इस वक्त सीधा अगर करके, मैं इस वक्त सीधा हूं, ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा है थाई और ये मेरी ये लेग, ये सीधा है। इस वक्त मेरा नी किस पोजीशन में है जी? एक्सटेंशन में, क्योंकि आई एम स्ट्रेट। लेकिन आप इस वक्त बैठे हुए हैं, आप अपनी थाई और लेग को देखें, सीधी है कि बेंट है? तो ये आप इस वक्त फ्लेक्स्ड हालत में है, दिस इज फ्लेक्शन। लेकिन आप जब खड़े होंगे तो आपकी लेग सीधी हो जाएंगी, तो आपका नी किस हालत में आएगा? एक्सटेंडेड हालत में। और इत्तेफाक से उस वक्त आपका हिप भी किस हालत में आएगा? वो भी एक्सटेंडेड हालत में आएगा। तो दीज टू थिंग्स आर कॉल्ड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जैसे आपने एल्बो पे देखी वैसे आप नी पे, जैसे आपने यहाँ शोल्डर पे देखी है वैसे वहाँ आप हिप जॉइंट पे देखेंगे। देखें इसको दोबारा आप यहाँ पर इस डायग्राम में, इस पिक्चर में, यहाँ पर आप मूवी में देखें। सी दिस। अब यहाँ पे देखें, नी तो एक्सटेंडेड है लेकिन थाई कैसे हो गई है? एंगल फ्लेक्स्ड। तो इस वक्त यहाँ पे हिप जॉइंट फ्लेक्स हो रहा है, ये हिप जॉइंट सीधा हो गया एक्सटेंडेड। अगर ये पीछे जाएगा ना तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी। ये देखें पीछे जाएगा, यही चीज नी पे देखें, बड़ा सिंपल, यही की एक्शन है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इसके अलावा तो उसकी कोई खास मूवमेंट हो ही नहीं, सीधा है स्ट्रेट। अब देखिए जो आप जिस हालत में बैठे हुए हैं खुद भी आप, ये फ्लेक्शन है, बेंडिंग है, फ्लेक्शन है, सिंपल सिंपल है। एक दफा से समझ लेने हैं उसको अच्छे तरीके से।
और ऐसा ही फिर आप जैसे फिंगर्स में देखा था वैसे टोज में भी देखो, ये देखो क्या किया इसने, फ्लेक्शन। सीधा किया तो क्या किया, एक्सटेंशन। ऐसे ही जैसे आपने फिंगर्स में देखा, आप ट्रंक में भी देख सकते हो ऐसा। ये देखें, ये जो इस वक्त बैंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किसको, ट्रंक को, फ्लेक्शन। सीधा किया तो एक्सटेंशन। तो आप अपने ट्रंक पे भी कर सकते हो, सिर्फ लिम्ब पे ही नहीं। ऐसा ही नेक में भी, ये क्या कर रहे हैं, फ्लेक्शन, ये क्या, एक्सटेंशन। और थोड़ा और पीछे गए तो हाइपर एक्सटेंशन। देखें, सीधा किया एक्सटेंड, और थोड़ा पीछे जाएगा, ये हाइपर एक्सटेंशन है, दिस इज हाइपर एक्सटेंशन। चिन को चेस्ट के साथ मिलाया, फ्लेक्शन। अब देखिए थोड़ा सा एक और भी चीज यहां पर, ये भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, लेकिन तरीका देखें। इसको कहते हैं लेटरल फ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड लेटरल। ये जो आप आगे आते हो ना ऐसे, ये जस्ट फ्लेक्शन है, लेकिन ये जो लेटरली बैंड कर रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड लेटरल फ्लेक्शन। और ये हाइपर एक्सटेंशन, ये तो अभी आपको मैंने बताया। ये रिस्ट सीधी रखी, एक्सटेंशन, लेकिन और पीछे की तरफ गया है तो हाइपर एक्सटेंशन। ये और पीछे गया तो हाइपर एक्सटेंशन, और ये और बैक गया तो हाइपर एक्सटेंशन। इसका नाम हाइपर एक्सटेंशन है। लेकिन अगर आप एनाटॉमिक पोजीशन में आ गए, फ्रॉम फ्लेक्शन टू द एनाटॉमिक पोजीशन, दिस इज विल बी कॉल्ड जस्ट एक्सटेंशन। लेकिन बियॉन्ड चले गए अगर आप, तो फिर हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लेक्शन आपने देखी थी। फ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ द जॉइंट्स, एक्सटेंशन मीन्स स्ट्रेटनिंग ऑफ द जॉइंट्स, और वेरियस पार्ट्स पर आपने यहां पर ये देखा। अब देखें एक चीज, आपने शोल्डर को मैच किया किसके साथ, हिप के साथ। एल्बो को आपने कंपेयर किया किसके साथ, नी के साथ। तो फिर आप रिस्ट को कंपेयर करें ना किसके साथ, एंकल के साथ। तो आप जब अपने रिस्ट को करते हैं ऐसे, तो ये होती है फ्लेक्शन, और जब करते हैं ऐसे तो वो होती है एक्सटेंशन। क्या ऐसा फुट में हो सकता है, फुट क्या हैंड की तरह सीधा है 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर का सीधा है, क्या वो पहले से ही बैंड है, ये समझ रहे ना। इसका मकसद है कि वहां की मूवमेंट क्या होगी, एक तो आप डाउनवर्ड ऐसे करेंगे या अपवर्ड ऐसे करेंगे। तो जो अपवर्ड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू एक्सटेंशन। देखिए आप, ये आपकी अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब ऐसे नहीं होती। लोअर लिम्ब डेवलपमेंटली ऐसे मीडियली रोटेट हो जाती है, और उसके बाद सीधी नहीं होती। लेग और फुट के बीच में ऑलमोस्ट 90 डिग्री की एंगल होती है ऐसे। फुट आपको पता है लोअर लिम्ब ऐसे है। तो अगर आप अपने रिस्ट को मैच करें अपने एंकल के साथ, तो आपने क्या किया था, रिस्ट में फ्लेक्शन कैसे थी, ऐसे ऐसे। तो ऐसी फ्लेक्शन फुट के एंकल पे कैसे होगी। देखो ये पाम है, उधर सोल होगा, ये तुम्हारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ योर फोरआर्म है, उधर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ योर लेग होगा। तो मैं जब ये ऐसे कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं ना फ्लेक्शन। ऐसा ही फुट पे कैसे होगा, जब फुट को आप नीचे करेंगे। ये समझ रहे हैं ना आप, ये भी मैं क्या कर रहा हूं, ये ऐसे कर रहा हूं ना। ऐसी चीज फुट पे क्या होगी, लाइक दिस, डाउन करेंगे, तो उसका नाम मुझे फ्लेक्शन डालना चाहिए ना। और मैं अगर ऐसे ऊपर उठाऊं तो एक्सटेंशन होनी चाहिए। वहां एंकल में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होते। तो एंकल में कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इसको चल के मैं आपको आगे बताता हूं। तो हमेशा ये देख लेना कि रिस्ट और एंकल ये दोनों एक जैसे हो नहीं सकते, क्योंकि आपका जो लोअर लिम्ब है इट इज मीडियली रोटेटेड, एंड देन द लेग एंड द फुट दे आर एट 90 डिग्री एंगल, ताकि आप खड़े रह सकें। अगर ऐसे नेचर न करती तो आज आपकी लोअर लिम्ब भी ऐसे ही होती जैसे अपर लिम्ब है, और आप चल रहे होते किस पे, टोज पे चल रहे होते आप। और टोज पे कैसे कोई चल सकता है, उसको पूरे सोल पे रुकना है। तो सोल पे रुकने के लिए कैसे होगा, सोल पे रुकने के लिए सबसे पहले तो सोल को नीचे करेंगे। अगर ऐसे सिर्फ नीचे कर दिया, ऐसे ही नीचे कर दिया, तो हमारा फुट पीछे की तरफ होगा। तो नेचर ने क्या किया, उसको ऐसे मीडियली रोटेट किया ताकि फुट आगे की तरफ हो। तो हर वो चीज जो आपके लोअर लिम्ब में होती है आगे, वो अपर लिम्ब में होती है दरअसल पीछे, क्योंकि आपकी लोअर लिम्ब नेचुरली मीडियली रोटेटेड होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। समझ ले। तो हर चीज आप वहां पर, ये आगे चल के आप देखेंगे यहां पर, इसमें आप फिलहाल इतना डेप्थ में न जाए। तो ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है, यहां पर आपने इस तरीके से देखी। आगे देखें आप दूसरी मूवमेंट्स।
फ्लेक्शन एक्सटेंशन एल्बो ये आपको दिखा चुका मैं। अब देखें एक और सेट ऑफ मूवमेंट्स। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने अपनी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के वेरियस जॉइंट्स पर, ट्रंक पर और नेक पर एक सेट ऑफ मूवमेंट, एक पेयर ऑफ मूवमेंट्स देखी, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब एक और सेट मूवमेंट्स का देख रहे हैं आप, क्योंकि ये सारे जितने भी टर्म्स हैं ये अब सारे पूरे लाइफ में अब ये इस्तेमाल होंगे, हर किस्म की साइंस में। अब ये आपको एनाटॉमी में इस्तेमाल होने को मिलेंगे, आगे से आपको पैथोलॉजी में, तो फिर आप मूवमेंट में आप आओगे तो और चीज़ों में, और हर जगह पर ऑर्थोपेडिक सर्जरी वगैरह वगैरह। अब ये आपकी लाइफ का हिस्सा हो गया ह्यूमन साइंसेस के अंदर। अब ये एक और सेट ऑफ मूवमेंट्स है, इसको हम इस जोड़े को कहते हैं एडक्शन एंड एबडक्शन। जैसे हुआ था फ्लेक्शन एक्सटेंशन, आप एक मूवमेंट करेंगे एडक्शन, उसके ऑपोजिट करेंगे तो एबडक्शन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का कंसेप्ट क्या था? मोस्टली बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग। इसका मोस्टली कंसेप्ट क्या होगा? इसका कंसेप्ट होगा कोई भी बॉडी का पार्ट अगर आप अपने मीडियन प्लेन के करीब ले आए, क्या करें? क्या उसको माइनस करें कि ऐड करें? ये क्या कर रहा हूं मैं? उससे हटा रहा हूं कि उसको ऐड कर रहा हूं? तो इसी मूवमेंट का नाम होता है एडक्शन। और अगर इसका मैं रिवर्स कर दूं ऐसे, तो उसको हम कहते हैं एबडक्शन। इसका आदि एबडक्शन। एबडक्शन एक जनरल इंग्लिश टर्म भी है, आपको पता है। एबडक्शन कहते हैं किसी चीज को किडनैप करने को, एबडक्शन भी कहते हैं। तो टेक अवे समबॉडी विथ फोर्स, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन। ही हैज बीन एबडक्टेड मींस ही हैज बीन किडनैप्ड। तो ये एबडक्शन उससे निकला हुआ है। एडक्शन मींस यू आर एडिंग इट टू द बॉडी, मींस अपनी मूवमेंट को अगर आप मिड लाइन के करीब लेके आएंगे तो उसको हम कहेंगे एडक्शन। एंड इफ यू आर एक्चुअली टेकिंग सम पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन। तो इसका मकसद ये है कि ये जो शोल्डर को मैं ये ऐसे करीब ला रहा हूं अपने आर्म को, तो मैं कर रहा हूं एडक्शन, और ये मैं दूर लेके जा रहा हूं तो ये कर रहा हूं एबडक्शन। ऐसी मैं चीज एल्बो पे नहीं कर सकता, क्योंकि एल्बो पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के अलावा कोई और दूसरी मूवमेंट होती नहीं। रिस्ट पे कर सकता हूं, रिस्ट पे मैं फ्लेक्शन भी कर सकता था, एक्सटेंशन भी कर सकता था, लेकिन चाहूं तो मैं एडक्शन भी कर सकता हूं, एबडक्शन भी कर सकता हूं। तो यहां एडक्शन और एबडक्शन होती है। यहां पर फिंगर्स में तुम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के अलावा कोई मूवमेंट कर ही नहीं सकते। आप कहेंगे मैं कर सकता हूं ये फ्लेक्शन और ये एडक्शन और एबडक्शन। ये एडक्शन एबडक्शन इस पे नहीं हो रही है, ये यहां हो रही है, जिसको हम कहते हैं यहां पर मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, इस जगह पर हो रही है। इसको भी आगे चल के आप देखेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट आप ले लें कि एडक्शन और एबडक्शन क्या होती है। ऐसा ही जैसे मैंने आपको शोल्डर पे दिखाया एबडक्शन और एडक्शन, ऐसी चीज आप अपने हिप जॉइंट पे भी कर सकते हैं। आप यहां खड़े हैं, अगर आप अपनी लेग को इस तरीके से, अपनी थाई को इस तरीके से आप दूर लेके जाएं तो यू आर एबडक्टिंग, करीब लेके आए तो यू आर एडक्टिंग। नी पे नहीं कर सकते आप एडक्शन और एबडक्शन। आप अपने एंकल पे भी ऐसा काम नहीं कर सकते। एडक्शन और एबडक्शन जहां जहां नेचर को जब जरूरत पड़ी है उस हिसाब से आपके जॉइंट्स बनाए। एंकल पे आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एंकल पे सिर्फ आप काम क्या करते हैं? चलने का। और चलने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए? डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, ऐसे नहीं चाहिए आपको। तो वहां एडक्शन और एबडक्शन नहीं होती, वहां पर सिर्फ होती है क्या? डाउन करेंगे तो फ्लेक्शन और अप करेंगे तो एक्सटेंशन। लेकिन एक्सटेंशन और फ्लेक्शन एंकल पे नाम नहीं डलते, कोई और नाम डाला जाता है। ये आगे चल के आपको दिखा दो। तो यहां पर ये एडक्शन एबडक्शन, ये मूवमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? दिस मूवमेंट इज टुवर्ड्स द लिम्ब मूवमेंट, खास तौर पे टुवर्ड्स द मिड लाइन, अवे फ्रॉम मिड लाइन। देखिए इसको किस तरीके से। अब दोनों में, अपर में भी और लोअर लिम्ब में भी, इसको आप यहां पे देखिए। अब चलें एक को इसी जगह पर एक और भी चीज दिखा देता हूं आपको। अब एक चीज समझें यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब anything which is closer to your midline, you call it adduction, and away from midline is called abduction. अब यहां पर आप मुझे बताएं, ये मेरा हैंड है, ये मेरी फिंगर्स हैं, ये मेरी एनाटॉमिक पोजीशन है, ये मेरी एनाटॉमिक पोजीशन है, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। अब मैं अगर, ये मेरी लिटिल फिंगर है, ये मूवमेंट में कर रहा हूं, लिटिल फिंगर को आप देखें, ये मूवमेंट क्या है? एबडक्शन के एडक्शन। क्यों? फ्रॉम मिड लाइन ऑफ हैंड। अभी तक जितनी भी मैंने मूवमेंट्स दिखाई उनको मैं मिड लाइन ऑफ द पार्ट के साथ कर रहा था कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी के साथ कर रहा था? ठीक है,
इस हिसाब से ये लिटिल फिंगर जो है ये मूवमेंट क्या है फिर? एडक्शन है, समझ नहीं? रिंग फिंगर की मूवमेंट ये क्या है फिर? एडक्शन है। ये क्या है? एडक्शन है। ये क्या है? एडक्शन है। और ये क्या है? एडक्शन है। होना ऐसा ही चाहिए, है ऐसा नहीं। ये सिर्फ किसके लिए है? फिंगर्स के लिए। और ऐसी चीज किसके लिए होगी वहां पर फुट में? टोज के लिए। आप कहेंगे वहां एडक्शन और एबडक्शन क्या अलग चीज है? वहां एडक्शन और एबडक्शन को मैच करते हैं मिड लाइन ऑफ द बॉडी के साथ नहीं, मिड लाइन ऑफ द हैंड के साथ। ये सिर्फ किसके लिए कह रहा हूं? रिस्ट के लिए नहीं, ये सिर्फ किसको अलाउ है? फिंगर्स को अलाउ है। फिर आप कहेंगे सर मिड लाइन ऑफ द हैंड में कहां से ड्रा करूं? बड़ा सिंपल, मिड लाइन ऑफ द हैंड किस फिंगर से पास होगी थ्रू? किस फिंगर से? जाहिर है मिडिल फिंगर से। दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, और ये आ गई आपकी मिड लाइन। ठीक है, चलो इसी हैंड पे दिखाता हूं। ये मैं मिड लाइन ड्रा कर रहा हूं किससे? दैट विल पास थ्रू दी मिडिल फिंगर। ये मिडिल फिंगर से पास होगी, ये मिड लाइन है। ठीक है, अब ये आपकी एनाटॉमी पोजीशन है। अब मैं इस लिटिल फिंगर पे नजर डालना, तो मेरे बॉडी के करीब आ रही है मेरी तरफ से, तो ये एडक्शन थी अगर मैं पुरानी उसी लैंग्वेज में बात करूं तो। लेकिन मेरी तो बॉडी के करीब आ रही है इस मिड लाइन के, लेकिन वो अपने मिड लाइन से दूर जा रही है। तो ये क्या मूवमेंट हो रही है लिटिल फिंगर की? एडक्शन के एबडक्शन। और ये सेकंड फिंगर, ये जो आपकी रिंग फिंगर है, ये मूवमेंट भी क्या है? एबडक्शन है। लेकिन ये मूवमेंट क्या है? ये एडक्शन है, क्योंकि ये अपने मिड लाइन के क्लोज आ रही है। और ये भी क्या है? एडक्शन है। तो ये थंब की भी एडक्शन है, ये आपके मिडिल फिंगर की, ये जो आपके इंडेक्स फिंगर है इसकी भी ये एडक्शन है। और ये जो आप यहां पर ऐसे लेके जाएंगे तो ये अब एडक्शन होगी, ये लेके जाएंगे तो एबडक्शन होगी। हालांकि ये लेके जा रहे हैं टू द मिड लाइन, ये भी लेके आ रहे हैं टू द मिड लाइन। ये एडक्शन है लेकिन ये एबडक्शन है, क्योंकि मैच हम किससे कर रहे हैं? इस मिड लाइन से। ये सिर्फ फिंगर्स के लिए। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये देखिए, ये फिंगर से यहां से। इसका मकसद ये हो गया कि ये जो आप अवे लेके जा रहे हो तो ये एबडक्शन हो रही है। इसका मकसद ये कि ये भी अवे लेके जा रहे हो तो ये एबडक्शन हो रही है, लेकिन ये करीब लेके आओगे तो ये एडक्शन होगी, अवे लेके जाओगे तो एबडक्शन। और ये इसका मकसद ये है कि फिंगर्स की हमेशा मूवमेंट जो है वो किसके साथ हम रेफर करते हैं? मिड लाइन ऑफ द हैंड के साथ। ये तो मैंने 2 और 2 की दिखाई। अब आप इस मिडिल फिंगर को देखिए जिससे वो लाइन पास हो रही है। अब मैं अगर इसको ऐसे ले जाऊं तो कौन सी मूवमेंट कहलाएगी? ये तो किसकी मिड लाइन है? ये ऐसे ले गया तो क्या कहलाएगी? एबडक्शन। ऐसे ले गया तो फिर भी एबडक्शन। इसका मकसद है कि मिड लाइन से चाहे तुम थंब की तरफ जाओ, चाहे तुम लिटिल फिंगर की तरफ आओ, मिडिल फिंगर की दोनों तरफ की मूवमेंट्स को हम एबडक्शन कहते हैं। इसका मकसद है कि अगर दोनों किस्म की मूवमेंट, दोनों साइडों की मूवमेंट एबडक्शन है तो मिडिल फिंगर की एडक्शन होती ही नहीं है। यह बात समझ में आ गई ना? यही चीज फिर फुट में भी लागू होगी इसी तरीके से एग्जैक्टली। लेकिन वहां की मिड लाइन बीच से पास नहीं होगी, वहां की मिड लाइन पास होगी सेकंड टो से। फर्क सिर्फ इतना है, बाकी सब सेम है। ये जो कि मिड लाइन पास होगी कहां से? सेकंड टो से। वरना उस हिसाब से कहां से पास होनी थी? थर्ड टो से, क्योंकि वो भी थर्ड से आपने पास किया ना, बीच वाली से। इसमें यहां से पास होगी। इसका मकसद ये है कि ये मूवमेंट अगर मैं इसके करीब लेके आया तो एडक्शन, यहां लेके आया तो भी एडक्शन, यहां लेके आया तो भी एडक्शन, और अवे लेके गया तो एबडक्शन एबडक्शन। ये जो बिग टो है ये करीब लेके आया तो एडक्शन, अगर दूर लेके गया तो एबडक्शन। लेकिन ये जो सेकंड टो है किसी भी तरफ लेके गया तो एबडक्शन, क्योंकि अपनी मिड लाइन से ये अवे चली जाएगी। और ये वाली मिड लाइन जो है, मैं इस टोज की मूवमेंट्स को किस मिड लाइन के साथ मैच करूंगा? इस मिड लाइन के साथ। ये सिर्फ किसके लिए अलाउ है? टो के लिए, और किसी के लिए नहीं, टोज के लिए। और ये वाली जो मूवमेंट है, ये जो मिड लाइन मैंने मिडिल फिंगर से पास की, ये अलाउ है किसके लिए? सिर्फ फिंगर्स के लिए, रिस्ट के लिए भी नहीं, सिर्फ फिंगर्स के लिए। तो इसका मकसद है कि फिंगर्स की मूवमेंट और टोज की मूवमेंट जो होती है वो इस मिड लाइन के साथ मैच करती है, बॉडी के मिड लाइन के साथ नहीं। बाकी सारी एडक्शन एबडक्शन जो है वो बॉडी के मिड लाइन के साथ होती है। तो ये भी आप यहाँ पे देख लो, और इसको देख के आप अब वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर आप अपनी एडक्शन और एबडक्शन देखें। आप ये शोल्डर पर एडक्शन और एबडक्शन क्या हो रहा है?
एबडक्ट, ले आओ करीब, एडक्ट। क्या हुआ ये? शोल्डर पर एडक्ट। अब देखिए फिंगर्स पर एडक्शन एबडक्शन, जो अभी आपको मैंने दिखाई। ये देखो मिड लाइन पर ये भी हुआ क्या? अब देखिए ये हुआ क्या? अवे आ गया, ये दोनों एबडक्ट, ये भी एबडक्ट। अब क्या हो रहा है? ये एडक्ट, क्योंकि इसके साथ आप देख रहे हैं ये इस तरफ लेके गए भी एबडक्शन, और इस तरफ लेके आए तब भी एबडक्शन, क्योंकि ये अपनी मिड लाइन से दोनों तरफ से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ये देखेंगे फिर भी एबडक्शन। अब थंब के अंदर देखें एडक्शन एबडक्शन, करीब लेके आए साइड के साथ, ये देखिए साइड के साथ रखा है ऐसे आप, तो एडक्शन, दूर लेके गए तो एबडक्शन। अब रिस्ट पे देखें, देखिए ये करीब लेके आएगा ऐसे एडक्शन, दूर लेके जाएगा एबडक्शन, ये एबडक्शन। अब ये इस मिडिल फिंगर के साथ नहीं रखा है, बॉडी की मिड लाइन, ये देखिए बॉडी की मिड लाइन बनाई है इसने। वो जो हैंड से पास किया था वो सिर्फ फिंगर्स के लिए, और जो फुट से पास किया वो सिर्फ टोज के लिए, ये एबडक्शन, दिस इज एडक्शन। अब देखिए हिप पर सेम, करीब लेके आए, लेग्स को मिलाया एडक्शन, दूर लेके गए एबडक्शन। जब दूर लेके गया ये क्या कर रहा है? एबडक्शन। करीब लेके आएगा एडक्शन। टोज पे वही सिलसिला, मिड लाइन थ्रू द सेकंड टो, ये देखें सेकंड टो से पास किए, ये खोल रहा है ऐसे, ये एबडक्शन हो रही है। और ये आप देख रहे हैं सेकंड टो, इसमें यहां गया तब भी एबडक्शन, इधर आया तब भी एबडक्शन, और ऐसी चीज इधर हो रही थी कहां पर? मिडिल फिंगर पर। ये देखें एबडक्शन, ये अपनी मिड लाइन से दूर गया है टू द लिटिल टो साइड। ये अगर अपनी इस तरफ में आया ना, ये भी एबडक्शन है, दोनों साइडों पे एबडक्शन। तो इसका मकसद है सेकंड टो में एडक्शन होती नहीं है। अब देखिए ये दूसरा एक एक्शन है जिसको हम कहते हैं सरकमडक्शन। सरकमडक्शन, सरकमडक्शन यूँ समझ लें कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा आर्म है। सरकमडक्शन ये मूवमेंट से उमूमन लिम्ब का जो पहला जॉइंट होता है ना, रूट वाला जॉइंट जहाँ से स्टार्ट होती है, ये सरकमडक्शन उस पर होती है, या तो हिप पे होगी या यहाँ पर होगी, एक आध और भी जॉइंट है जहाँ पे होती है। सरकमडक्शन का मकसद ये है कि आप अगर कोई सर्किल बनाए ना हाथ से, और जो मूवमेंट करें, मैं दीवार पे अगर सर्किल बनाऊं ऐसे, तो ये जो मैं मूवमेंट्स कर रहा हूं ना, कंबाइंड मूवमेंट्स को हम कहते हैं सरकमडक्शन। इसमें क्या होगा? सबसे पहले ये फ्लेक्शन, उसके बाद फिर ऐसे एबडक्शन, उसके बाद एक्सटेंशन एंड देन एडक्शन, या उल्टा करें आप तो भी। इसको मिला के इस सीक्वेंस में अगर आप जाएं तो सीक्वेंस में फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन एंड एडक्शन, आर एडक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड फ्लेक्शन। उल्टा करें या सीधा करें, गोल आपका इस तरीके से होगा। इसको मिला के कहते हैं सरकमडक्शन इन सीक्वेंस। ऐसे नहीं आप कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स इज कॉल्ड सरकमडक्शन इन अ सीक्वेंस। और ऐसी चीज आप फुट पे भी देखेंगे। फुट पे आप अगर ग्राउंड पे अपने टोज के साथ गोल इस तरीके से बनाएं अगर आप, तो जो एक्शन करेंगे सीधा फ्लेक्शन, ये एबडक्शन, और ऐसा किया एक्सटेंशन, और फिर वापस ले आए तो एडक्शन। देखें इस मूवमेंट्स को, इसको ऐसी चीज आप यहां पे भी कर सकते हैं। ये जो आपका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है ना, इस पे भी होती है। इसको रहने दें, इस पर आप ज्यादा ध्यान दें। ये खास तौर पे मूवमेंट अल्लाह ताला ने अलाउ की है कहां? रूट ऑफ दी लिम्स पर, वो जो जहां जड़ है आपके लिम्ब की, जहां से वो स्टार्ट होता है, ताकि आप अपने लिम्स को अच्छे तरीके से मूव कर सके, क्योंकि मोबिलिटी सबसे ज्यादा लिम्स में होती है, काम हम सबसे ज्यादा लिम्स से लेते हैं। अब देखिए यहां से आप, चलो इसको थोड़ा देख लें, इसको फिर एडिट कर देते हैं बाद में, क्योंकि सरकमडक्शन इसके एंड में है। ये फिंगर्स पर जो अभी आपको मैंने बताई, अवे फ्रॉम हैंड्स मिड लाइन, और वो टोज में अवे फ्रॉम फुट्स मिड लाइन। लेकिन फुट की मिड लाइन और हैंड की मिड लाइन के प्लान्स अलग अलग हैं। ये मिडिल फिंगर से, वो सेकंड टो से।
फिर एनाटॉमिक पोजीशन अवे फ्रॉम दिस टाइम मिड लाइन, ये टोज ये फिंगर्स की नहीं है, इसलिए हम हैंड की मिड लाइन यूज़ नहीं करेंगे, ये हम बॉडी की मिड लाइन यूज़ करेंगे, अवे फ्रॉम दैट। एंड ऐसी जो आप यहाँ पे जो मूवमेंट्स देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये इसको कभी कभी हम डिविएशन भी कहते हैं। ये डिविएशन जो है मिड लाइन की तरफ आई थी और मिड लाइन पर माने मीडियली आई थी, और मीडियली आपका ये बोन जो होता है वो होता है अल्ना, इसलिए ऐसी डिविएशन को हम अल्नर डिविएशन भी कह देते हैं अगर मूड बन गया हमारा तो, वरना हम एडक्शन ही कह देंगे। और जो दूर लेके गए उसको फिर हम कहेंगे रेडियल डिविएशन, क्योंकि यहाँ रेडियस और अल्ना है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से ये एक्शन ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें ये भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए सर्कमडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया इन सीक्वेंस, अब यहाँ पे देखेंगे कैसे कर रहा है। एबडक्शन, देन विल बी एक्सटेंशन, देन ब्रिंगिंग बैक इट द एडक्शन। अब देखिए यहाँ से आपको दिखाया, ये देखिए आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये एक्सटेंशन, ये सीक्वेंस में बना रहा है। और ऐसी चीज़ फिर फुट पे भी होगी, आप देखेंगे। यानी अपने बिग टो के साथ अगर आप ज़मीन पर गोल बनाएं तो जो मूवमेंट्स आप कर रहे हैं वो करके देखिएगा घर पे आप किस तरीके से गोल बनाने में कौन सी मूवमेंट्स आप करते हैं। और ये सर्कमडक्शन यहाँ भी हो सकती है यहाँ पे। अब ये देखिए एक और आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगी, एक और सेट ऑफ मूवमेंट, एक और जोड़ा। ये है रोटेशन, ये सिंपल है, आपको यहाँ समझ सकते हो। रोटेशन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल ये मैं कर रहा हूँ, ये देखें ये मेरा शोल्डर है, ये एल्बो पे नहीं हो सकती वैसे, ना ही आपके रिस्ट पे हो सकती है, ये शोल्डर पे हो सकती है। अब कैसे, ये मैं कर रहा हूं रोटेट, किस तरफ, बॉडी की तरफ कि अवे, तो इसको हम कहते हैं मीडियल रोटेशन। और इसको अगर मैंने ऐसे अवे कर दिया तो इसको हम कहेंगे लेटरल रोटेशन। अगर अपनी अपर लिम्ब पर तुम अपने इस पाम को बैक करना चाहो तो तुम्हें मीडियली रोटेट करना पड़ेगा, और पाम को वापस अपनी पोजीशन पे लाना चाहो तो लेटरली रोटेट करना पड़ेगा। इसको हम रोटेशंस कहते हैं, जिसका आदि रोटेशंस। और ऐसी चीज तुम अपने लेग पे भी कर सकते हो, लोअर लिम्ब पे भी कर सकते हो, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। सो दीज आर कॉल्ड दी रोटेशंस। और ये आपको इस तरीके से आपके वेरियस पार्ट्स को आगे और पीछे लेके जा सकती हैं, फ्रंट में या बैक में, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसको हम रोटेशंस कहते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दीज आर कॉल्ड दी रोटेशंस। आप देखें यहाँ रोटेशंस किस तरीके से हो रही है, लेटरल एंड मीडियल रोटेशंस। अपर लिम्ब में भी देखें, लोअर लिम्ब में भी देखें, और साथ में नेक में भी देखें। ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की थी, और यहाँ पर एक्सटेंशन, लेकिन ये जो मैं घुमा रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ, रोटेशन कर रहा हूँ। मिड लाइन के करीब ला रहा हूँ तो मीडियल, और अगर दूर गया तो लेटरल रोटेशन। ये देखें ये रोटेशन कर रहा है, ये देखें ये वापस आ गया मिड लाइन की तरफ, ये मीडियल रोटेशन हुई है, ये लेटरल रोटेशन। ये ट्रंक में भी ऐसे होगा, रोटेशंस। वर्टिब्रल कॉलम के अराउंड आप घूम रहे हैं ऐसे, इसको रोटेशन कहते हैं। रोटेशन आप देखें इंग्लिश टर्म है नॉर्मली, मूविंग अराउंड। और ये देखें आप किस तरीके से किया, या आप ऐसे करके अगर देखेंगे ना तो ये मैं घुमा रहा हूँ ऐसे, यानी ऐसे कर रहा हूँ, तो आप ऐसे करेंगे तो ये लेटरल रोटेशन होगी, और ऐसे करूँगा तो मैं मीडियल रोटेशन होगी। ऐसे ही आप लेग पे भी, आप अपनी थाई पे भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये रोटेट किया इसने, ऐसे घुमाया, ये एबडक्ट नहीं किया, सिर्फ ऐसे घुमाया है उसने ऐसे, तो ये लेटरल रोटेशन है। हर एक के लिए मसल्स अपने अपने होते हैं। ये मीडियल रोटेशन की इसने। लेटरल अवे फ्रॉम द बॉडी होती है तो कभी कभी उसको एक्सटर्नल रोटेशन भी कह देते हैं, और टू द मिड लाइन जो मीडियल रोटेशन है उसको हम इंटरनल रोटेशन भी कह सकते हैं। ये कम इस्तेमाल होती है, लेकिन आप वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो अभी तक आपने ये 4-5 सेट मूवमेंट्स के देखे ना, ये जनरल वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर एक और मूवमेंट आ रही है जो स्पेसिफिक, अब जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये स्पेशल मूवमेंट्स हैं। मतलब ये खास आर्गन्स पे होती हैं, खास जॉइंट्स पर, सब पे नहीं होती। एडक्शन और एबडक्शन हर जगह देखी ना आपने, ये जनरल मूवमेंट्स थी। एडक्शन और एबडक्शन का सेट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन का सेट, मीडियल और लेटरल रोटेशन का सेट, ये अलग अलग जो सेट आपने देखे ये जनरल मूवमेंट्स हैं, हर जगह होती हैं। लेकिन अब जो मैं लेके आ रहा हूँ ना, वो एक ही जॉइंट पे होगी, बाकियों पे नहीं होगी। स्पेसिफिक मूवमेंट्स, उसमें से सबसे बड़ा एग्जांपल जो आपको लिम्स में काम आने वाला है, वो मूवमेंट जो सिर्फ यहां पर हो, फोर आर्म पर। अब यहां पे देखिए आप,
ये मैंने क्या किया, रोटेट, किस जॉइंट पे? नहीं, मीडियल रोटेशन है, कौन से जॉइंट पे ये मूवमेंट हुई है? एल्बो पे। एल्बो एक हिंज टाइप ऑफ जॉइंट है, वो सवाए फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के कुछ नहीं करता। हो सकता है ये देखो मैंने एल्बो को पकड़ लिया है, एल्बो जॉइंट मूव नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने ये कर दिया ना। ये मैंने क्या किया, मीडियल रोटेशन किसकी? फोर आर्म की। और इसमें मैंने क्या किया, ये मैंने इसका फ्रंट जो है ये बैक में कर दिया। इस मूवमेंट को अब मीडियल रोटेशन यहां नहीं कहा जाता, इसका यहां नाम होता है प्रोनेशन। क्या कहते हैं इसको? प्रोनेशन। कहीं नहीं होती और मूवमेंट, यहां होती है सिर्फ। तो ये क्या जनरल मूवमेंट है कि स्पेसिफिक मूवमेंट है? ये स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट है जो यहां होगी। अब क्या ऐसे प्रोनेशन होगी, वापस नहीं लाओगे क्या इसको? क्या हुआ, आपने इसको लेटरली रोटेट किया है, लेकिन लेटरली रोटेशन नाम नहीं डालते, इसका नाम होता है सुपीनेशन। तो नाम होगा इसका क्या? सुपीनेशन। ये इसका रिवर्स एक्शन है। ये जोड़ा प्रोनेशन और सुपीनेशन किस पे इस्तेमाल होगा? सिर्फ फोर आर्म पे। ना ये एल्बो पे होता है, ना ये रिस्ट पे होता है। ये दरअसल आपके रेडियस और अल्ना बोन्स के बीच में जो दो जॉइंट्स होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट्स, ये इस पे ये मूवमेंट होती है। ये चल के आप आगे देखेंगे। तो ये जो मूवमेंट इस वक्त आप करते हो ना, जिसमें आप अपने पाम को बैक में कर गए, ऐसे फोर आर्म को टर्न कर लिया मीडियली, इसको हम कहते हैं यहाँ पर प्रोनेशन। और लौटा के ये ले आए तो ये होता है सुपीनेशन। जैसे आप पेट के बल सोए हुए हैं तो यह प्रोनेशन है, और आप अगर पीठ के बल सोए हुए हैं एनॉर्मिक पोजीशन में तो ये सुपीनेशन है। और ये मूवमेंट सिर्फ कहाँ? सिर्फ फोर आर्म पर। अब देखिए उस मूवमेंट को यहाँ पर। सी नाउ प्रोनेशन एंड सुपीनेशन, इस पे आप डिमॉन्स्ट्रेट करें। सी दिस, ये उल्टा किया, इसको बैक साइड आपकी रखी ऐसे, अब पीठ के बल सोए हुए हैं जैसे, ये सुपीनेशन थी। ये देखिए, ये किया सुपीनेशन, ये किया प्रोनेशन, ये घुमा रहा है सुपीनेशन प्रोनेशन। दस जस्ट ऑन फोर आर्म, ये फोर आर्म पे इस्तेमाल होंगे वर्ड्स और कहीं नहीं। सुपीनेशन, ये देखिए सुपीनेशन, बैक साइड आपकी यहाँ आ गई। जैसे आप पीठ के बल सोए हुए होते हैं बेड पे, पेट के बल सो रहे हैं आप अगर, तो यानी आपकी फोर आर्म ऐसे आ गई पहली, लाइक दिस वन, प्रोनेशन। ये देखिए मीडियल रोटेट हो गया, प्रोनेशन। यानी एनॉर्मिक पोजीशन में अगर आपके थम्स जो हैं वो ऐसे मीडियली दिखें और ये हो जाए तो प्रोनेशन, और आपके थंब अगर इस तरीके से लेटरली चले जाएं तो इसको सुपीनेशन कहते हैं। तो दिस विल बी ओनली ऑन फोर आर्म, ये सिर्फ फोर आर्म पे इस्तेमाल होगा वर्ड। लेकिन अगर ये तो मैंने वैसे लेटरली दिखाया, लेकिन अगर इस तरीके से पाम फॉरवर्ड हो जाएं तो क्या फुल मैंने सुपीनेट किया है कि हाफ सुपीनेट किया है या हाफ प्रोनेट किया है? इसको हम सेमी प्रोनेशन भी कहते हैं। ऐसे कर दिया तो ये प्रोनेट हो गया, हाफ किया तो सेमी प्रोन हो गया, ये तो इसको सेमी प्रोनेशन कहते हैं। अब ये एक्शन आप यहां पे देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आप इस वक्त यहां खड़े हैं, इस एनॉर्मिक पोजीशन में खड़े हैं। अगर आप अपने फुट को नीचे करते हुए ऐसे जमीन पे जोर देके उठने की कोशिश करते हो ऐसे, तो फुट आपका ऐसे हो जाएगा। ऐसी चीज आपने यहां भी की थी ना, फ्लेक्शन कहा था ना, ऐसी चीज जब यहां ये करोगे तो इत्तेफाक से वो भी कहलाएगा फ्लेक्शन ही होगी, फंक्शनली वो भी फ्लेक्शन ही। लेकिन अगर आप अपने हील पे खड़े को फीट को ऊपर करें ऐसे टोज को, तो ये लगभग ऐसा ही है। यहां इसका नाम एक्सटेंशन था, वहां भी उसका नाम एक्सटेंशन ही होना चाहिए। इसका मकसद है कि अगर आप अपने फीट को जोर दें ऐसे जमीन की तरफ और अपने टोज पे खड़े हो जाएं तो ये फ्लेक्शन है।
और अगर आप अपने हील पे खड़े होकर फीट को ऊपर करें ऐसे तो ये एक्सटेंशन है, लेकिन ये दोनों वर्ड हम एंकल पे इस्तेमाल नहीं करते इत्तेफाक से। हम क्योंकि दोनों साइडों पर फंक्शनली बेंडिंग ही होती है, इसलिए दोनों सूरतों में उसको फ्लेक्शन कहते हैं। यानी तुम अगर इस फीट को नीचे करके अपने टोज पे खड़े हो जाओ तो भी फ्लेक्शन, और अगर तुम अपनी हील पे खड़े होकर फीट को ऊपर कर दो तो भी फ्लेक्शन। आप कहेंगे दो को फ्लेक्शन कहूंगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि कौन सी फ्लेक्शन? ये जो मैं नीचे कर रहा हूं फ्लेक्शन, जोर किस पे है? डार्सम पे के सोल पे? कैसे? ये आपका सोल है, जमीन पे मैं जोर दे रहा हूं, ये मेरा डार्सम है, तो जोर किस पे है इस वक्त? डार्सम पे के सोल पे? भाई ये प्लेंटर सरफेस है ना, मैं अगर टोज पे खड़ा हो जाऊं तो मैं जोर दूंगा ना ऐसे, तो जोर किस पे है? अपर सरफेस पे कि लोअर सरफेस पे? जाहिर है अपने प्लेंटर सरफेस पे। तो ऐसी फ्लेक्शन का नाम होता है प्लेंटर फ्लेक्शन। और मैं अगर ऐसे ऊपर करूं तो कौन सी चीज से बेंड हो रही है? सोल के डार्सम। तो मैं जो ऊपर कर रहा हूं कहूंगा मैं उसको फ्लेक्शन ही, लेकिन उसका नाम होगा डार्सी फ्लेक्शन। This is called the Darcy flexion and this is called plantar flexion. लेकिन functionally Darcy flexion will be equal to extension and plantar flexion will be equal to flexion. लेकिन word extension and flexion just इस्तेमाल नहीं होंगे, Darcy flexion and plantar flexion इस्तेमाल होगा। ये सिर्फ एंकल के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। आप यहां पर देख लें उसको। देखिए आप, डार्सी फ्लेक्शन एंड प्लेंटर फ्लेक्शन। फुट को ऊपर किया डार्सी फ्लेक्शन, फुट को नीचे किया प्लेंटर फ्लेक्शन। ये एंकल जॉइंट पे रिएक्शन हो रहा है ये दोनों। देखें इसको जरा मूवमेंट को। सी दिस मूवमेंट, डार्सी फ्लेक्शन एंड प्लेंटर फ्लेक्शन। देखिए यहां पर आप, प्लेंटर फ्लेक्शन, डार्सी फ्लेक्शन। फुट को नीचे किया, टोज पे खड़े हो गए, प्लेंटर फ्लेक्शन। हील पे खड़े हो गए, फुट को ऊपर कर दिया, डार्सी फ्लेक्शन। ये देखें आप यहां से, ये देखिए, ये देखिए डार्सी फ्लेक्स कर रहा है। डाउन करेगा प्लेंटर फ्लेक्शन। ये हील पे खड़ा हुआ, ऊपर कर रहा है फीट को, डार्सी फ्लेक्शन। ये देखिए ऊपर डार्सी फ्लेक्शन। अब डाउन करेगा प्लेंटर फ्लेक्शन। दोनों सूरतों में फ्लेक्शन वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन डार्सी फ्लेक्शन फंक्शनली इज एक्सटेंशन और ये फंक्शनली इज फ्लेक्शन, लेकिन हम दोनों में फ्लेक्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बेंड हो रहा है। ये देखिए टोज पे खड़ा हो रहा है, ये प्लेंटर फ्लेक्शन है। अंडरस्टैंड? तो ये जो मूवमेंट्स का सेट देखा आपने, डार्सी फ्लेक्शन एंड प्लेंटर फ्लेक्शन, दिस मूवमेंट सेट इज स्पेसिफिक ओनली फॉर एंकल ज्वाइंट और कहीं नहीं। अब देखें एक और मूवमेंट आपको दिखा रहे हैं जो भी एक खास ज्वाइंट पे होती है और कहीं नहीं होती। ये देखें मूवमेंट आप, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ए सेट ऑफ मूवमेंट इन्वर्जन एंड एवर्जन। ये सिर्फ एक ही जगह पे होती है, वो फिर फुट पे। ज्वाइंट एंकल नहीं है, ज्वाइंट कोई दूसरा है, इसको हम सबटेलर ज्वाइंट कहते हैं, या फिर फुट में चल के देखेंगे, लेकिन मूवमेंट को सिर्फ देखें आप। अगर आप ऐसे खड़े हैं, फुट पे सीधा खड़े हैं, फुट उठा के अगर आप अपने फुट को थोड़ा सा ऐसे टर्न करें ताकि आपका सोल मीडियली देखे, ऐसे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, ऐसे, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, जैसे ना ब्रैकेट होती है। और अगर ऐसे ही आपको थोड़ा सा ऐसे करें ताकि आपका सोल थोड़ा लेटरली देखे, तो उसको कहते हैं इवर्जन। इन्वर्जन एंड इवर्जन, ये किस पे होती है? सिर्फ फुट पे।
ये इन्वर्जन एवर्जन वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं होता। तो दिस मींस मूवमेंट ऑफ द फुट सच दैट द सोल एक्चुअली शुड एक्चुअली फेस लिटिल मीडियली इन्वर्जन और ऐसे लिटिल लेटरली एवर्जन। तो आप जो कि फुट आप देखें ये क्या क्या कर रहा है, एवर्जन। क्या कर रहा है यहाँ पर, इन्वर्जन। अब यहाँ पर आप देखें कि ये मूवमेंट रियल में होती कैसे है। ये देखिए इन्वर्जन और एवर्जन हो कैसे रहा है। बड़ी सिंपल मूवमेंट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इन्वर्जन अंदर की तरफ आ रहा है, फुट को ऐसे कर रहा है, इन्वर्जन, और ऐसा थोड़ा बाहर लेके जाएगा तो एवर्जन। इन्वर्जन काफी डिग्रीज तक होती है, एवर्जन थोड़ी कर सकते हैं आप, ज्यादा नहीं कर सकते। ये एवर्जन। इवर्ट, टर्न आउटवर्ड, इनवर्ट, टर्न इनवर्ड। उसके बाद मैंने डॉर्सी और प्लांटर फ्लेक्शन आपको दिखाया, सुपिनेशन और प्रोनेशन दिखाई। अब कुछ और थोड़ी सी मूवमेंट्स हैं, ये आप यहां पे देख लें। अब देखें ये प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ये समझ लें आप कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ आप देखें कि ये आपका जा है, चलो जा को भी छोड़ें, आप ये देखें ये आपका शोल्डर है, ये आपका ब्लेड है, इसको स्केपुला कहते हैं। अगर आपका स्केपुला यहाँ न रहे और कोई ऐसी मूवमेंट करें जैसे स्केपुला थोड़ा आगे की तरफ आए, स्केपुला आप देखिए थोड़ा आगे की तरफ आएगा, इसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन। और ऐसा ही अगर पीछे की तरफ वापस चला जाए तो उसको कहते हैं रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन अगर स्केपुला आगे की तरफ आएगा तो आपका आर्म यहाँ रहेगा कि ये से फॉरवर्ड जाएगा। तो ये जो पंच करते हैं ना, जो बॉक्सर सुमो में जैसे पंच करते हैं, खुद बॉडी को दूर रख के ऐसे पंच करते हैं, तो इसका जो स्केपुला है इसको क्या करते हैं, आगे की तरफ लाते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन। और वापस ले गए तो रिट्रैक्शन। कहाँ, ये खास तौर पे शोल्डर में होती है सिर्फ, और कहीं एज सच नहीं होती। इसको प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ये सेट जो है इस तरीके से यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर आप देखें प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, ये देखें आप, ये देखिए पीछे क्या, ये स्पेशल बॉडी मूवमेंट है जिसमें खास तौर पे स्केपुला आगे पीछे, देखें कैसे स्केपुला। अब देखिए ये आगे की तरफ ऐसे करेगा तो ये होगा आगे, ये देखिए ये इसके ब्लेड हैं जो ये स्केपुला है, ये आगे की तरफ ऐसे रोटेट हो जाएंगे लाइक दिस, तो इसका आर्म आगे की तरफ जाएगा, इसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन। प्रो आगे, रिट्रैक्शन वापस। तो स्केपुला मूव्स बैक टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मिड लाइन के करीब, और आगे की तरफ गया, ये देखिए ये रिट्रैक्शन, ये क्या प्रोट्रैक्शन। ये मूवमेंट सिर्फ स्केपुला पे, इसलिए ये स्पेसिफिक मूवमेंट्स है, रिट्रैक्शन। और ये देखिए पंच किया उसे फॉरवर्ड, ये देखिए स्केपुला काफी आगे की तरफ आ जाएगा। अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड द प्रोट्रैक्शन। ये प्रोट्रैक्शन है, देखें ये इसका, देखें ये स्केपुला आगे की तरफ से प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद एक और सेट ऑफ मूवमेंट है जो फिर एक ही जगह पे होगी, वो जा है। कैसी मूवमेंट है, अगर आप अपनी जा को देखें ऐसे करें, इसको कहते हैं प्रोट्रूजन। इसका आदि प्रोट्रूजन, वापस ले आए तो उसको कहते हैं हम रिट्रूजन। ये सिर्फ कहाँ होगा, मैंडिबल यानी जा पे। तो आप देखें यहाँ से ये मूवमेंट किस तरीके से कर रहा है। जब भी हम माउथ खोलते हैं ना, ये जा थोड़ी आगे आती है, इसको कहते हैं प्रोट्रूजन। और जब हम जा क्लोज करते हैं ये थोड़ा पीछे चला जाता है, तो हो जाता है रिट्रूजन। ये सिर्फ और सिर्फ जा में होता है और कहीं नहीं होगा। आप देखें यहाँ से प्रोट्रूजन और रिट्रूजन, ये आपकी मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। आप देखें ना, ये माउथ ओपन किया इसने, ये देखिए थोड़ा आगे आ गया, ये थोड़ा आगे आ गया, प्रोट्रूजन हुई है। और ये रिट्रूजन या रिट्रैक्शन भी कहते हैं इसको। ये थोड़ा इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखें, प्रोट्रूजन एंड रिट्रूजन, ये देखें आप। और सिर्फ जब आप च्यू करते हैं ना, तो सिर्फ प्रोट्रूजन और रिट्रूजन ही नहीं होते, साइडवे मूवमेंट्स भी होती हैं। प्रोट्रूजन, लिप को आगे करें या जा को आगे करें, इवन टंग में भी प्रोट्रूजन होती है, लेकिन बहरहाल आप सिर्फ जा पे रखें मूवमेंट। और रिट्रूजन मीन्स रिटर्निंग बैक अगेन। ये मूवमेंट रिट्रूजन और प्रोट्रूजन टंग की दिखा रहा है, लेकिन ये जा की भी इसी तरीके से होती है। आप जा पे नजर रखें, टंग पर इतना नहीं।
और उसके बाद जो लास्ट मूवमेंट है वो एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये भी जा पे हो सकती है। अगर आप अपनी जा को करें ऐसे, डिप्रेशन, ऊपर उठाएं, एलिवेशन, सिंपल वर्ड है, डिप्रेशन एलिवेशन, नीचे गिराना हो, ऐसा शोल्डर पे भी कर सकते हैं, एलिवेशन, नीचे गिराएं, डिप्रेशन, और इसी जा पे भी मैंने बताया जा को ओपन करना या जा को क्लोज करना। इसको आप देखिए मूवमेंट्स में, तो सी एलिवेशन एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन। अब एलिवेशन, इसका मकसद है कि एलिवेशन में क्या होगा, बाइट होगा, इसमें खाने को जो चबाते हैं आप वो एलिवेशन से चबाते हैं। ये शोल्डर पे भी हुआ, ऊपर उठाया एलिवेशन, नीचे गिराया डिप्रेशन। लेकिन स्पेसिफिक मूवमेंट्स है, ये हर जगह नहीं होती। और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है, ये जो मैंने आखिर में रखी है ख़ास तौर पे। मैं आपको बता दूं कि दो किस्म की मूवमेंट्स, दो ऑर्गन्स पर, दो ऑर्गन्स की मूवमेंट है जो नेचर ने सिर्फ ह्यूमन बीइंग को दी है बस, और किसी भी क्रीचर को ये मूवमेंट्स नहीं है। एक है टंग। आपको लगा टंग की मूवमेंट तो जानवरों को भी होती है, टंग की मूवमेंट, लेकिन आप याद रखें टंग की मूवमेंट से आप अपनी जो साउंड, जो वॉइस है, उसको मैनिपुलेट करके वर्ड्स बनाते हैं। टंग जस्ट वो नहीं है जैसे आम जानवर भी मूव करके टंग को रोल करके खाना पकड़ के पीछे फेंकता है, ये भी टंग की मूवमेंट है। लेकिन इस टंग से एक और मूवमेंट से एक और फायदा ये लेते हैं कि आप अपने हलक से वॉइस निकाल के टंग के साथ मैनिपुलेट करके वर्ड बनाते हैं। वरना आवाज तो जानवर को भी है, जबान उसको भी है, मूवमेंट उसकी टंग भी करती है, क्या वो वर्ड बना सकता है? नहीं। क्यों नहीं बना सकता? अल्लाह ने उसको ये कैपेबिलिटी नहीं दी है, ये कैपेबिलिटी ह्यूमन बीइंग को दी है। आप जैसे बनाते हैं ना, आ तो बच्चा जैसे पैदा होता है, आ करके तो पैदा होता है, क्राई करके रोते। इस आ को अगर आप टंग के साथ थोड़ा सा फंसाएं और छोड़ दें दा, तो दा बन जाएगा। 2 दफ़ा करें तो दादा। ये वर्ड की मूवमेंट है। ये तो मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप सैकड़ों अपने अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं सारे टंग के साथ बना सकते हैं और इनको मैनिपुलेट करके वर्ड बना सकते हैं। वर्ड्स को जोड़ के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, इससे स्पीच होती है। तो टंग का एक बहुत बड़ा काम है मूवमेंट्स का, स्पीच को फॉर्म करना। ये टंग में मूवमेंट है। और दूसरी जो सबसे बड़ी मूवमेंट है वो थंब में है। आपने तो थंब की मूवमेंट तो फिर बंदर में भी है, थंब ऐसे ऐसे कर सकता है। कोई भी जानवर उसका अगर बिग टो हो, थंब हो, सब कुछ कर सकता है। ये नहीं कर सकता कोई, ये जो मूवमेंट है, यानी ये जो आपका पल्प है, इसको फिंगर्स के साथ ऐसे कोई टच नहीं कर सकता कोई भी क्रीचर। और इस मूवमेंट को, जिसमें ये थंब जो है